नमस्कार साथियों। आज अपन भारतीय संसद के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने देखो कार्यपालिका के बारे में बात की थी, क्योंकि हम केंद्र सरकार के बारे में एक सीक्वेंस में अध्ययन कर रहे हैं। तो केंद्रीय सरकार के आप जानते हैं कि मुख्यतः 3 भाग है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हालांकि अध्ययन की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांट रखा है, जिसमें नियंत्रक, महालेखा परीक्षक है, उसको भी शामिल कर रखा है। तो दोस्तों, संघीय कार्यपालिका के बारे में जब हमने पढ़ा तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो महान्यायवादी है, इनके बारे में हमने बात की थी। यानी आर्टिकल 52 से लेकर के और 78 तक हमने संघीय कार्यपालिका उसका अध्ययन किया। महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी को हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जैसे संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग है उनके अंतर्गत। तो दोस्तों, आज जो केंद्र सरकार है उसका जो दूसरा अध्याय है विधायिका, संघीय विधायिका या जिसको भारतीय संसद भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टाइप की है, यानी कि संसद ये लोकतांत्रिक है। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा देखो, अध्यक्षात्मक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अमेरिका में है। अब यहाँ से 2 सवाल खड़े होते हैं कि हमने जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है या जो संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से अपनाई है? तब आपका आंसर आएगा ब्रिटिश संविधान से। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन के संविधान से अपनाई है। इसी प्रकार हमारी ये जो संसदीय प्रणाली है, ये जो संसदीय विकास है, ये भारत में जो संसद ये प्रणाली की जो व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तब आपका आंसर आएगा 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो यहाँ पे ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था का शुभारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं संवैधानिक विकास में, 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। जब हमने संवैधानिक सर्वोच्च पढ़ा तब ये भी पढ़ा था कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो हमने कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन के संविधान से अपनाई है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यानी कि हमारी जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कौन से मॉडल पर आधारित है? अगर वो मॉडल का नाम पूछा जाए तब आपका आंसर आएगा वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो वेस्टमिंस्टर जो मॉडल है उस पर हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो क्या है? आधारित है। यानी कि जिसमें अपन अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसको, उससे भी इसको क्या है? पुकारते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है संसदीय लोकतांत्रिक। देखो, संसदीय लोकतांत्रिक को हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों अपनाया था? इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला तो जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। जैसा कि हम आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में आपने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है, यहाँ पे संघ जो कार्यपालिका है वो दोहरी होती है, जिसमें एक तो नामात्र का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति और एक जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस व्यवस्था के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने यहाँ पे लोकतंत्र की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की दी गई परिभाषा का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि जो लोकतंत्र है उसके बारे में जो प्रचलित परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन की है, लेकिन उसमें हम पढ़ते हैं कि जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन इसका जो राइट जो क्रम है, एक सीक्वेंस है, वो आपसे पूछा जाता है। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि वर्ड तो वही है, जनता के साथ, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा शासन, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए शासन। तो दोस्तों, यहाँ पे घूम फिर के आपके मन में ये सवाल आता है कि बात तो एक जगह एक ही आ रही है, लेकिन एक नहीं है। इसका अगर सीक्वेंस पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा सी। यानी हमारी जो शासन व्यवस्था है लोकतंत्र के अनुसार, लोकतंत्र एक क्या है? जनता का एक शासन प्रणाली है। तो जनता का शासन है और वो जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो जनता के लिए वो शासन को क्या करते हैं? संचालित करते हैं। तो ये इसका क्रम राइट है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद भवन के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो देखो, यहाँ पे असंगत कथन है, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि
भारतीय जो संसद है, वर्तमान में जो संसद है, इस संसद भवन की जो रूपरेखा है ये किसने तैयार किया था, इसको डिजाइन किसने किया था? तब आपका आंसर आएगा सर एडविन ल्यूटियन तथा हर्बर्ट बेकर। तो ये आपका संगत कथन है। संसद भवन की नींव आप जानते हैं कि 1921 में संसद भवन की नींव रखी गई थी, और वो किसके द्वारा रखी गई थी? लॉर्ड कनॉट के द्वारा। इसीलिए लॉर्ड कनॉट के आधार पर ये, इसी के नाम के कारण इसको कनॉट भवन भी कहते हैं। तो भारतीय संसद को कनॉट भवन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी नींव रखने वाले कौन थे? तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कनॉट। इसी प्रकार देखो, इसका उद्घाटन किया गया था 1927 में, तो तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे इस संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। तो ये भी आपका संगत कथन है। संसद भवन पर देखो, अब एक बार हमला भी हुआ था, और वो हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर। और यहाँ पे 2000 की जगह क्या आएगा? 2001। तो यहाँ पे आपसे असंगत पूछा है, इसका मतलब आपका असंगत कौन सा हो गया? डी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। अब दोस्तों, संसद भवन पर जो 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ था, उस हमले का जो प्रमुख आरोपी था, वो आरोपी कौन था? आप जानते हैं, अफजल गुरु था। और अफजल गुरु को इसी आरोप में जो सजा दी गई थी, वो सजा कब दी गई थी? 9 फरवरी 2013 को। 9 फरवरी 2013 को इसको क्या दी गई थी? सजा दी गई थी। और सजा कहाँ पे दी गई थी? पुणे की यरवदा जेल में। यानी कि जो इसको मृत्युदंड दिया गया था, जो फांसी की सजा दी गई थी, वो पुणे की यरवदा जेल में दिया गया था 9 फरवरी 2013 को। तो संसद भवन पर हमले का जो मुख्य सरगना था, मुख्य आरोपी था, वो कौन था? अफजल गुरु। तो ये सभी बातें यहाँ से आपको क्लियर हो जाती हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा का एक अभिन्न अंग है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 79 में संसद के गठन का उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से मिलकर बनी होगी। इसी प्रकार देखो, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और यदि यहाँ पे लोकसभा की जगह अगर वर्ड कौन सा आता? संसद, कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, तब आपका राइट आंसर होता आर्टिकल 79। क्योंकि संघ के लिए जो संसद की बात की गई है, वो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो न तो लोकसभा का सदस्य होता है, न ही राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन उसके अभाव में आपकी जो संसद है वो कार्य विहीन होती है। क्योंकि संसद का जो प्रमुख कार्य है वो कानून का निर्माण करना होता है। और आप जानते हैं कि कानून, जो भी कोई विधेयक या प्रस्ताव आता है, उसको अंतिम रूप से जो कानून का रूप देता है वो कौन देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति के साथ उसको कानून के रूप में तब्दील कर देता है। तो राष्ट्रपति के बिना संसद महत्वहीन हो जाती है, इसलिए इसको संसद का अभिन्न अंग माना गया है, न कि केवल लोकसभा का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। आपको अगर संसद मिलेगा तब तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 79। लोकसभा या राज्यसभा का अभिन्न अंग नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। लोकसभा की सदस्य संख्या में, लोकसभा की सदस्य संख्या में परिवर्तन से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया था तो उसी समय ये व्यवस्था की थी कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होंगी? 552 होंगी। लेकिन आज तक 552 जो सीट हैं उनके लिए निर्वाचन नहीं हुआ है। तो पहले जब 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो उस समय जो चुनाव हुए थे वो केवल 500 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। हालांकि किसी कारणवश कुछ स्थान रिक्त हुए, 489 सीटों पे प्रतिनिधि क्या हो पाए थे? निर्वाचित हो पाए थे। इसी प्रकार दूसरी जो लोकसभा थी 57 में, उसमें भी 489, उसके बाद 494। तो इस प्रकार से प्रारंभ में जो चुनाव करवाने की व्यवस्था की गई थी वो 500 सीटों पे ही व्यवस्था थी। उसके बाद एक संविधान संशोधन किया गया, और वो संविधान संशोधन कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का। तो दोस्तों, ये 7वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है, उसके तहत इसमें व्यवस्था की गई कि आप 500 सीटों पे चुनाव नहीं होगा, 525 सीटों के ऊपर क्या होगा? चुनाव होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा की सदस्य संख्या को
500 से बढ़ाकर 525 किया गया था। तो ये बढ़ाने का मतलब यहाँ पे निर्वाचन के लिए सीट तो पहले से 552 क्या है निर्धारित है, अधिकतम 552 हो सकती हैं, लेकिन चुनाव पहले 500 पर हो रहा था, अब चुनाव के लिए कितनी सीट कर दी 525। उसके बाद फिर संविधान में संशोधन किया गया 31वां संशोधन जो कि 1973 में हुआ। इसमें व्यवस्था कर दी गई कि अब लोकसभा के सदस्यों के लिए जो निर्वाचन होगा वो 525 पर नहीं होगा, 545 सीटों पर होगा। तो इस प्रकार से ये भी सीटों की संख्या में परिवर्तन से संबंधित संशोधन है। और हाल ही में अभी 2019 में एक संशोधन और भी हुआ है, 104वां संशोधन। दोस्तों आप जानते हैं कि 104वां जो संविधान संशोधन है वो सीधा आर्टिकल 334 को प्रभावित करता है कि आगामी 10 साल के लिए SC ST और एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे संशोधन के तहत केवल SC ST का रिजर्वेशन तो बढ़ाया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन दिया जाता था, जो मनोनयन की जो पावर थी राष्ट्रपति की, उसको निष्प्रभावी कर दिया गया। क्योंकि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 291 क्या बचे हैं एंग्लो इंडियन, तो उसको प्रतिनिधित्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अब इस जो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का पावर रखता था उसको निष्प्रभावी कर दिया गया, जिसके कारण आर्टिकल 331 तो प्रभावित हुआ ही हुआ है, उसके साथ 334 मुख्य रूप से क्या हुआ है प्रभावी हुआ है, क्योंकि उसी के तहत 10 साल के लिए उनका रिजर्वेशन बढ़ता था। तो अब यहाँ पे 545 की जगह वापस क्या हो गई 543 सीट हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसमें परिवर्तन से संबंधित अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। अगर ये आपसे डिजिट पूछा जाए तब आपका आंसर आएगा 3 संशोधन हो चुके हैं। 3 कौन कौन से हैं? 7वां संशोधन जिसके तहत 500 से 525 की गई, 31वां संशोधन 525 से 545 की गई, 104वां संशोधन 545 से वापस 543 कर दी गई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा की वर्तमान की जो सदस्य संख्या वो कितनी बच गई 543, और 543 बच गई। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील हो गया और उसमें भी 2 बन गए। जम्मू कश्मीर से कुल 6 लोकसभा की सीटें थी, तो 6 का मतलब अब 5 तो जम्मू कश्मीर से और 1 किसकी हो गई लद्दाख की। तो 6 सीट तो केंद्र शासित प्रदेशों की ये हो गई, और 13 पहले से ही थी, जिसमें 7 तो अकेली दिल्ली की। दिल्ली से कितने लोकसभा के सदस्य जाते हैं 7, बाकी जो अन्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उन सभी से क्या जाते थे 1-1 सदस्य। जैसे आपका दादरा नागर हवेली है, दमन दीव है, ये सब है। तो इस प्रकार से आप तो 7 ये हो गई, और बाकी के क्या कितने बच गए 6 बच गए। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये भी आप जानते हैं। तो वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है 8 है। अब देखो यहाँ पे 8 जो कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से दिल्ली और जो जम्मू कश्मीर है उसकी कितनी सीट हो गई 7 और 5 12 हो गई। इसी प्रकार बाकी जो 5 बच गए उन सब में 1-1 है, तो 12 और 5 कितने हो गए 17। दमन दीव और दादरा नागर हवेली को 26 जनवरी 2020 को संयुक्त कर दिया गया, तो उनकी 1-1 सीट थी, तो कितनी हो गई 2 हो गई। तो 17 और 2 यहाँ पे क्या हो गए 19 सीट हो गई। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों के जो निर्वाचन का प्रावधान है उसके लिए कुल कितनी सीट हो गई 19 सीट। पहले केवल 13 ही थी, क्योंकि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे जिसमें दिल्ली से 7 और बाकी अन्य से 1-1 थी, तो 7 और 6 13 थी। अब दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश उससे 5 12, बाकी जो 6 बचे हैं उनमें 5 में से 1-1, तो 12 और 5 17, और 1 से क्या हो गई 2 दिल्ली और दमन दीव और दादरा नागर हवेली से, वहाँ पे 2 क्या हो गई क्योंकि वो दोनों क्या कर दिए गए संयुक्त कर दिए। तो अब अगर यहाँ पे 19 सीटें हो जाती हैं तो राज्यों से कितनी होगी 524 सीट, क्योंकि पहले राज्यों से 530 थी और 6 सीट जम्मू कश्मीर की हम कम कर देते हैं तो 524 बच जाती है। तो दोस्तों 524 प्लस 19 कितने हो गए 543। तो ये आपका करंट डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है 543, और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552, राज्यों से निर्वाचित 524। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित 19 सदस्य, जिसमें दिल्ली से सबसे ज़्यादा 7, जम्मू कश्मीर से 5, बाकी दमन दीव और दादरा नगर हवेली से 2 और बाकी सभी से 1-1। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब कास्ट अनुसूचित जनजाति
के लिए कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि लोकसभा में एक जनसंख्या के अनुपात में क्या रिजर्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि लोकसभा में एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन दे रखा है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू प्राप्त है। तो आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को जो रिजर्वेशन प्राप्त है वो कौन से आर्टिकल के तहत है, 330 के तहत प्राप्त है। और यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात है, यानी प्रतिशत के रूप में नहीं है। तो 89 सीटें वर्तमान में किसके लिए रिजर्व हैं, एससी के लिए, प्लस 47 सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व है यहाँ पे देखो, सॉरी 84 प्लस 47, 84 सीटें किसके लिए, एससी के लिए, और 47 सीट किसके लिए, एसटी के लिए। तो 84 और 47 कितनी हो जाती हैं, 131। तो कंबाइंड रूप से पूछा है, अगर अलग अलग पूछते हैं एससी के लिए कितनी सीटें हैं तो 84, एसटी के लिए कितनी है 47, और कंबाइंड पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा 131। तो अगर 131 सीटें रिजर्व हो गई तो यहाँ पे बच कितनी गई 412। यहाँ पे आरक्षित सीटों का मतलब ये है कि अगर कोई भी लोकसभा क्षेत्र अगर रिजर्व है तो वहाँ पे उसी कैटेगरी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे मान लो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दौसा में एसटी की सीट आरक्षित है, तो वहाँ पे एसटी कैटेगरी में आने वाली जो कास्ट हैं वो ही चुनाव लड़ सकती हैं, बाकी कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं जिनमें आरक्षित सीटें कितनी है 7, 4 प्लस 3, 4 एससी के लिए और 3 किसके लिए, एसटी के लिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा नहीं है। दोस्तों न्यूनतम का मतलब यहाँ पे 1। तो वर्तमान में लोकसभा में 10 कुल ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है, 1 है। तो 3 तो देखो राज्य हैं, और जिसको आपको याद रखना है मीनाक्षी के नाम से, किसके नाम से याद रखना है, मीनाक्षी। मिजोरम में 1 सीट है, नागालैंड में 1 सीट है और सिक्किम में 1 सीट है। तो देखो यहाँ पे मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इनमें तो न्यूनतम सीट है 1-1। तो मेघालय में न्यूनतम नहीं है, मेघालय में कितनी सीट है, 2 सीट है। तो यहाँ पे न्यूनतम वाला राज्य कौन सा नहीं है, मेघालय नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे 3 तो ये हैं और बाकी जो 5 हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, 5 केंद्र शासित प्रदेश जो न्यूनतम वाले हैं वो कौन कौन से अभी 5 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, और आप दमन और दादरा नगर हवेली को छोड़ दो, उसके अलावा जो 5 हैं उनमें भी क्या है, 1-1 सीट है। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो सॉरी वर्तमान में कितने हैं, कुल 7 ही ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे लोकसभा की क्या है, न्यूनतम सदस्य संख्या है। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई है कि आगामी 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि परिसीमन आयोग की जो बात है वो आर्टिकल 82 में की गई है, और उसके तहत परिसीमन आयोग को परिसीमन करने का अधिकार होता है। वो लोकसभा के क्षेत्र को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, उनकी जो सीट है उनमें संख्या में परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकता है। तो 42वें संशोधन के तहत ये व्यवस्था कर दी गई थी कि आगामी 25 वर्ष तक, यानी कि 2001 तक लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद 2001 आने से पहले ही 84वां संशोधन हो गया, और उसमें फिर कहा गया कि आगामी 25 साल तक, यानी कि 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। तो इसके बाद 87वां संशोधन किया गया था। तो ये तीनों संशोधन है ये परिसीमन आयोग से संबंधित हैं। 42वें संशोधन के तहत तो ये व्यवस्था कर दी गई थी कि आगामी 25 साल यानी कि 2001 तक लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या यथावत बनी रहेगी, और जनसंख्या जो ली जाएगी जनगणना का आधार वर्ष क्या रखा जाएगा, 1971 का। 84वें संशोधन के तहत यहाँ पे इसकी जो आगामी 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जनगणना का आधार वर्ष कौन सा लिया गया, 1991। 87वें संशोधन के तहत यानी कि पहले ही ये तो कर दिया गया था कि 2026 तक यथावत रहेगी, लेकिन उसमें प्रावधान ये कर दिया गया कि अब जो जनगणना का आधार वर्ष है 1991 में नहीं होगा, अब क्या होगा, 2001 होगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में परिसीमन के लिए जनगणना का आधार वर्ष कौन सा है, मानक वर्ष कौन सा है, 2001 की जनगणना है।
कौन सी जनगणना है? 2001 की जनगणना है। और ये किस संशोधन के तहत किया गया था? 87वें संशोधन के तहत। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो बी है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम से न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि अधिकतम से अपने अपने को अधिकतम से न्यूनतम की ओर चलना है। तो अधिकतम से न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्यों का जो सही क्रम है, तो यूपी में आप जानते हैं कि यूपी की कुल जो संख्या है वो कितनी है? लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 80 सीट है वहाँ पे। महाराष्ट्र में कितनी है? 48 है। इसी प्रकार देखो पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42 है। इसी प्रकार आपका बिहार आ जाता है, बिहार में कितनी है? 40 सीट है। तो आपसे क्या पूछा है कि अधिकतम से न्यूनतम संख्या की तरफ चल रहा है, तो ये आपका राइट आंसर है। कम से अधिकतम की ओर चलना होता तो तेलंगाना उत्तराखंड में कितनी सीट हैं? 5 सीट हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट हैं। झारखंड में कितनी सीट हैं? 14 सीट है। केरल में कितनी है? 21 हैं। तो ये न्यूनतम से अधिकतम का आपका आंसर हो जाता। दोस्तों तेलंगाना में कितनी सीट हैं? 17 सीट हैं। इसी प्रकार जैसे उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कितनी है? 20 सीट हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25 सीट हैं। और असम में कितनी है? 14 सीट है। ये कोई क्रम नहीं है, न तो अधिक से न्यूनतम और नहीं न्यूनतम से अधिकतम है। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें लोकसभा की केवल और केवल एक 2-2 सीट हैं। कितनी सीट हैं? 2-2 सीट हैं। तो राजस्थान के समान लोकसभा की सदस्य संख्या रखने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, 25। तो ये आपके 10 क्वेश्चन की श्रृंखला है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका धन्यवाद।